हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार ट्रिक देखने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से। ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग क्यू वैल्यू ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्यू वैल्यू पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं, आपने जरूर देखे होंगे। तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो दो ट्रिक क्यू वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको दूंगा। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन देगा क्वेश्चन आपको, तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू क्वेश्चन पूछेगा। तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो ट्रिक्स हैं। ट्रिक नंबर 1 जो तब एप्लीकेबल होगा जब क्वेश्चन आपको मास देगा रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके मासेस और जो रिएक्टेंट है उसका मास क्वेश्चन आपको देगा, सारा डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे केसेस में जब मास गिवन है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर गिवन टू अस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नोन है, इज नोन, मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज नोन। अगर ऐसा है तो फिर क्यू वैल्यू निकालने के लिए हम जिस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान से समझना, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट into c square is the Q value for the case of nuclear reactions in which mass is given to me. Now ज्यादातर केसेस में AMU यूनिट में मासेस होते हैं और हम जानते हैं 1 AMU 931.5 MeV होता है। या क्वेश्चन खुद ही आपको बता देगा कि 1 AMU को कितना लेना है ना भाई। हेंस मासेस AMU में होंगे तो रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट्स के मासेस AMU में, सारे प्रोडक्ट के भी मासेस AMU में होंगे। हेंस आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, दैट मीन सिंपल सब्ट्रैक्शन करना होगा, AMU में आपको आंसर आएगा। और फिर 1 AMU atomic mass unit is equivalent to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर का मैं इस्तेमाल करूंगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। हेंस 1 AMU इंटू सी स्क्वायर 931.5 MeV होता है। इससे हम सीधे सीधे क्यू वैल्यू MeV में निकालेंगे। सिंपल कैलकुलेशंस होंगी। तो क्या करना होगा हमें, जो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट आया है उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सीधे MeV में हमें क्यू वैल्यू मिल जाएगी। क्यू वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है किसी रिएक्शन की, क्यू वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है किसी रिएक्शन की, राइट। क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, दैट मींस अपने से होने वाला होता है। और अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव हो तो वो रिएक्शन अपने से नहीं होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो होगा, वो एक अलग बात है। तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक नंबर 1, पहली जो ट्रिक है दैट इज यूजिंग द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। दूसरी जो ट्रिक है क्यू वैल्यू निकालने की, दूसरा जो तरीका है क्यू वैल्यू निकालने का, वो तब यूज होता है जब आपको बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दोनों में से कोई भी डेटा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का गिवन हो। तो बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ज्यादातर केसेस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें दिया होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना भाई, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सबका अगर नोन है तो फिर क्यू वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के। और ऐसा करने के बाद क्यू वैल्यू इन सच अ सिचुएशन वुड बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, ध्यान से समझना, ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट नहीं है यहां पर, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो सीधे ही आपको MeV के टर्म्स में, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी MeV के टर्म्स में होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट MeV के टर्म्स में मैं रखूंगा तो मुझे क्यू वैल्यू मिलेगी। एक और बात का ख्याल रखना है, जब बाइंडिंग एनर्जीज की मदद से हम देख रहे हैं चीजों को, तो जो फ्री पार्टिकल हैं, फ्री पार्टिकल जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी साइड में अगर कोई फ्री पार्टिकल है तो उस फ्री पार्टिकल की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी। बाइंडिंग एनर्जी केवल उस एंटिटी की होती है जिसके पास न्यूक्लियस है। जैसे अल्फा पार्टिकल की तो बाइंडिंग एनर्जी होगी, पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की कोई बाइंडिंग एनर्जीज नहीं होंगी, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, ठीक है जी। न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज भी बीटा डीके में हम जानते हैं निकलते हैं, रिलीज होते हैं। न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज का रेस्ट मास हम 0 मानते हैं, हेंस ना तो उनकी कोई बाइंडिंग एनर्जी है ना ही उनका मास है। दो ये बात टेक्निकली सही नहीं है। अभी 3-4 साल पहले नोबेल प्राइज भी मिला किसी को, उसने प्रूफ किया कि न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज का रेस्ट मास 0 नहीं होता है, पर हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए मानकर चल रहे हैं कि उनका रेस्ट मास 0 है, हेंस वो कैलकुलेशंस में नहीं आएंगे। और बाइंडिंग एनर्जी वाली कैलकुलेशंस अगर हो रही हैं तो फिर फ्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स भी रिएक्शंस में बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में नहीं आएंगे। अब आइए जरा मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं सो दैट हम इस बात को और अच्छे से समझ पाएं, राइट। तो एक इस तरह का कुछ डेटा दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि पोजीशंस ऑफ 1D2 व्हिच इज ड्यूटेरियम,
2He4 अल्फा पार्टिकल और 7Li3 आर शोन ऑन द बाइंडिंग एनर्जी कर्व एज शोन इन दिस फिगर। तो कुछ कुछ पोजीशंस हमें दी हुई हैं, जैसे ये पोजीशन दी हुई है 1d2 की, ये पोजीशन दी हुई है हमें 2He4 की, और कहीं 5.5 के आसपास यहाँ पोजीशन दी हुई है हमें 3Li7 की, ठीक है जी। और कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी रिलीज इन दिस फ्यूजन रिएक्शन। तो इस फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कि Q वैल्यू है, वो Q वैल्यू बता देनी है मुझे कि वो कितनी एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। क्या दिया हुआ है, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल होगी, ट्रिक नंबर 2 इस्तेमाल होगी। मासेस नहीं दिए हुए हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, हेंस Q वैल्यू अगर मुझे निकालना है इस रिएक्शन का Q वैल्यू मुझे अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, क्या ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट है एक तो न्यूट्रॉन 0n1 जिसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, और दूसरा है 2He4, है ना भाई। तो जरा देखें 2He4 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 7, राइट। और एक हीलियम में 4 न्यूक्लियन है और ऐसे 2 पार्टिकल्स हैं, राइट। हेंस 2 × 4 × 7, ये किसके लिए लिखा मैंने, ये हीलियम के लिए लिखा। तो दिस इज बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स विच इज 1d2। 1d2 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 1, सो इट्स लाइक 2 × 1, पार्टिकल कितने हैं 2 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 1, 2 × 1, दो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, माइनस ऑफ लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 5.5 और कितने न्यूक्लियन है 7, तो माइनस का 7 × 5.5। एम आई क्लियर टू एवरीवन, माइनस का 7 × 5.5, हेंस दिस वुड बी इक्वल टू 56 माइनस ऑफ 2 और 7.5 × 5.5 × 7 इज 38.5। इसको अगर आप सुलझा लोगे तो फिर 15.5 MeV, 15.5 MeV आंसर आएगा, विच इज योर आंसर नंबर बी आंसर आएगा, है। तो ट्रिक नंबर 2 से T2 ट्रिक 2 से इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सॉल्व किया। अगला एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 11C6 है ना, डीकेज बाय बीटा प्लस एमिशन, तो बीटा प्लस डीके हो रहा है इसका, और ये सब मासेस वगैरह दिए हुए। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखना होगा, इसमें रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है, तो 11C6 है ना, 6C11 और बीटा पॉजिटिव डीके हो रहा है, तो दैट मीन्स +1 E0 पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ, और जो प्रोडक्ट बना दैट इज 5B11, राइट, प्लस एक न्यूट्रिनो रिलीज होगा प्लस Q वैल्यू, ये रिएक्शन बनने वाला है ना भाई, ये रिएक्शन बनने वाला है। ओके जी, तो अब देखो कि क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या दिया हुआ है, हमें मासेस दिए हुए हैं और Q वैल्यू चाहिए। हेंस इस रिएक्शन की Q वैल्यू को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिक नंबर 1 का, जिसमें मासेस की बात होती है। हेंस मासेस ऑफ रिएक्टेंट माइनस मासेस ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कौन है, 6C11 जिसका मास कितना है 11.011434, तो 11.011434 AMU, यू जो सबस्क्रिप्ट है वो AMU के लिए स्टैंड करता है ना भाई। सो दिस माइनस ऑफ 5B11 का मास दिया हुआ है 11.0093 9305 ये हो गया 5B11 का मास, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बराबर ही होते हैं। हेंस माइनस ऑफ ध्यान रखना है, मास लोगे तो फ्री पार्टिकल का भी मास लेना है, बाइंडिंग एनर्जी में नहीं लेना है पर मास वाले में लेना है। तो 0.000548, ठीक है भाई, ऐसा है। इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन करने पर ये सॉल्व होने पर आएगा 0.0, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 11 तो कटेगा, तो 0.001581 AMU के टर्म्स में मुझे Q वैल्यू आ रही है। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 931.5 से, है ना भाई। तो 931.5 से मैं मल्टीप्लाई करूं, अभी आप चाहें तो इसको टेक्निकली करेक्ट होने के लिए इंटू C² लिख सकते हैं, है ना भाई। दिस AMU इंटू C² और 1 AMU इंटू C² की वैल्यू 931.5 MEV। हेंस Q वैल्यू MEV के टर्म्स में हो जाएगी 0.001581 मल्टीप्लाइड बाय 931.5, और अब जो आंसर है वो MEV के टर्म्स में आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 1.472। सो दिस विल गिव यू 1.472 MEV। अरे विद में इट्स वेरी इजी, केवल आपका सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन चेक हो रहा है, इसके अलावा कुछ खास बात नहीं चेक हो रही है, और बहुत ही इजीली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो दोनों ट्रिक का एक एक एग्जाम्पल मैंने लिया और अब मैं थोड़ा सा और मुश्किल एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो जरा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि the isotope 5b11 having a mass of 12.014 AMU undergoes beta decay to 6c12। ठीक, तो 5 पहले रिएक्शन लिखें, 5b12 अंडरगोज बीटा डीके। बीटा डीके का मतलब होता है बीटा नेगेटिव डीके, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो -1e0 प्लस 6c12 प्लस इसमें एंटी न्यूट्रिनो निकलता है प्लस क्यू वैल्यू। ये पूरा बैलेंस्ड रिएक्शन लिखा मैंने, ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ व्हाट ही इज सेइंग इज, ही इज सेइंग दैट द न्यूक्लियस फॉर्म्ड, कार्बन का जो न्यूक्लियस बना है वो एक्साइटेड स्टेट में है। तो ये जो न्यूक्लियस बना है ये एक्साइटेड स्टेट में है और उस एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट इज 4.041 MeV। ग्राउंड स्टेट से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट इज 4.041 MeV, राइट? करेक्ट है। तो अबव द ग्राउंड स्टेट, then the maximum kinetic energy of beta particle, what is the maximum kinetic energy of beta particle? This is beta particle, what is the maximum kinetic energy of beta particle? तो चूंकि beta particle बहुत हल्का होता है, hence beta particles involve जिन reactions में होता है, हम ये मान सकते हैं कि सारा का सारा Q value जो इस reaction में emit होगा वो सारा का सारा as a kinetic energy of electrons या beta particles चला जाएगा। तो basically इस question में हमें क्या निकालना है? Q value निकालना है और वही Q value maximum kinetic energy of beta particle बनेगा। तो Ke max जो maximum kinetic energy है, Ke max of beta particles is equal to Q value। इस कंसेप्ट का या इस बात का मैं फायदा उठाने वाला हूं। तो बेसिकली हमें फंडामेंटली Q वैल्यू चाहिए। अच्छा जी, और जो हमें डेटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? मास का डेटा दिया हुआ है। हेंस मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट में करने वाला हूं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 12.014। तो 12.014 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट 6c12। अगर ये ग्राउंड स्टेट में होता, अभी तो एक्साइटेड स्टेट में, अगर ये ग्राउंड स्टेट में होता तो इसके पास कितनी एनर्जी होती? 12 AMU। ये तो बाय डेफिनेशन है ना, 6c12 ग्राउंड स्टेट में कितना मास है उसका? 12 AMU का मास है, राइट? हेंस 6c12 के पास मास होता 12 AMU का। आई होप यू आर गेटिंग, है ना भाई? तो अभी मैं अगर मान लूं कि मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट में है तो उसका मास हुआ कितना? 12 AMU का मास हुआ, राइट? एंड देन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, जो कि हम चाहें तो पिछले क्वेश्चन से भी ले सकते हैं 0.000548, या इस क्वेश्चन ने नहीं दिया है तो हम चाहें तो ओमिट भी कर सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना भाई? तो आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो। तो क्वेश्चन ने डेटा नहीं दिया तो मैं छोड़ दे रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन के मास को मैं ले ही नहीं रहा, ठीक है जी। तो दिस 0.01, सो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो दैट विल गिव यू 0.01 AMU। तो 0.014 AMU का डिफरेंस आया मास का। हेंस जो Q वैल्यू आएगी, जो Q वैल्यू होगी, अगर ग्राउंड स्टेट में बनता ना, ये उस रिएक्शन की Q वैल्यू नहीं है, अगर 6c12 ग्राउंड स्टेट में बनता तो जो Q वैल्यू होती वो होती 0.014 मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मल्टीप्लाइड बाय 931.5 MeV, है ना भाई? तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो दैट विल गिव मी 13.041 MeV, ठीक। नाउ अब समझना मेरी बात को, 13.041 MeV तो तब होता जब ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में बनता, पर ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में नहीं बना, एक्साइटेड स्टेट में है और 4.041 MeV एनर्जी ले गया है। हेंस 13.041 में से क्या 4.041 MeV एनर्जी तो कार्बन ही ले गया है, हेंस बच गई एनर्जी ही क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगी। हेंस 13.041 में से मैं 4.041 को सब्ट्रैक्ट करूं, 13.041 माइनस ऑफ 4.041 तो मुझे 9 MeV मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी इस सिचुएशन में होगा। हेंस जो राइट आंसर बनेगा हमारा दैट वुड बी ए 9 MeV। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? स्लाइटली ट्विस्ट कर दिया उसने, स्लाइटली ट्विस्ट कर दिया सो दैट एकदम एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड चीजें ना रहे, हल्का सा ट्विस्ट उसने डाला, ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है। तो ये तो 2-3 मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल लिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं बाइंडिंग एनर्जीज और इंट्रिक्स पर, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा ही रिएक्टेंट से ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो उसको लेते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि हमारा आखिरी एग्जाम्पल होगा इस सीरीज में। तो अज्यूमिंग दैट द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस वेरीज विद मास नंबर एज शोन इन दिस फिगर। तो हाइपोथेटिकल सिस्टम है, ये मास नंबर है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। अब आपसे कुछ थ्योरेटिकल बातें पूछ रहा है, जैसे फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई विद मास नंबर लाइंग इन द रेंज 1 to 50
1 से 50 के बीच अगर कोई भी दो न्यूक्लियाई हो, जैसे फॉर एग्जांपल 49, तो क्या ये फ्यूज करेंगे? फ्यूजन रिएक्शन तब होगा जब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट से ज्यादा हो। जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उन सभी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट से ज्यादा होना चाहिए। ये भी एसोसिएटेड ट्रिक कह लीजिए या कंसेप्ट कह लीजिए इसके साथ, जो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इसका यहां पर जिक्र कर रहा हूं। हेंस बताओ मुझे 1 से 50 की रेंज में फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से 100 तक सभी लोगों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 है। इवन 49 के दो लोग भी फ्यूज अगर करते हैं, है ना भाई, तो 98 मास नंबर का प्रोडक्ट बनेगा जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 ही होगा। तो ऑब्वियसली ये तो गलत है। इधर आ जाता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई विद मास नंबर लाइंग इन द रेंज 51 से लेके 100 के बीच। जैसे फॉर एग्जांपल 52 ही ले लेते हैं, तो 52 और 52 यहां कहीं हुआ, फ्यूज किया, कितना बन जाएगा? 104, जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है ना, रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा फ्यूजन रिएक्शन? बिल्कुल। और बिल्कुल एक्सट्रीम दूसरा एग्जांपल ले ले, मान लेते हैं 99, तो 99 मास नंबर वाले किसी न्यूक्लियस को अगर देखें और दो 99 मास नंबर वाले न्यूक्लियस अगर फ्यूज करते हैं, है ना भाई, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी 198 मास नंबर का, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा 8। तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हेंस फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा फॉर दोज न्यूक्लियस जिनके मास नंबर 51 से 100 के बीच में आ रहे हैं। अच्छा जी, तो ए और बी में तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। सी को देखते हैं। फिजन ऑफ न्यूक्लियस लाइंग इन द रेंज 100 से 200 विल रिलीज एनर्जी व्हेन ब्रोक इनटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स। 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में दो बराबर फ्रैगमेंट में अगर मैं तोड़ता हूं, जैसे इवन अगर मैं 102 ले लेता हूं, तो दो जो फ्रैगमेंट बनेंगे वो 51 के होंगे। अगर मैं 102 भी ले लेता हूं तो दो फ्रैगमेंट्स 51 के होंगे, लगभग इक्वल की बात करनी है। हेंस जो रिएक्टेंट है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8 के ऑर्डर का, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 2 के ऑर्डर का। क्या ये रिएक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसे इधर एक्सट्रीम एग्जांपल ले लेते हैं, 198 ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो अगर मैं 198 मास नंबर का अगर लेता हूं तो भी जो प्रोडक्ट आएगा वो 100 से छोटा होगा, हेंस ये रिएक्शन नहीं होगा, तो फिजन नहीं होगा यहां। और आखिरी में 200 से 260 के बीच अगर हम किसी की बात करते हैं, 200 से 260 के बीच, है ना, अगर हम किसी की बात करते हैं, जैसे 202 ये अगर फिजन कर जाता है और लगभग बराबर फ्रेगमेंट्स में टूटता है, बोल ही रहा है इक्वल फ्रेगमेंट्स, तो 102 101 101 के दो लोगों में टूटेगा। हेंस जो रिएक्टेंट है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 के आसपास है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 के आसपास होगा। क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही 260 से पहले तक की ये बात कर रहा है। हेंस इधर भी अगर हम कोई एग्जांपल उठा लें, मान लेते हैं 258, है ना भाई, तो 258 जो रिएक्टेंट है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 के ऑर्डर का है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 के ऑर्डर का है। क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? ये रिएक्शन हो जाएगा। हेंस जो करेक्ट आंसर बनेंगे दैट वुड बी लाइक बी एंड डी, राइट। तो पॉइंट इज कि जो प्रोडक्ट बनेगा, हर प्रोडक्ट का, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट से ज्यादा होना चाहिए। तो 3 बातें मैंने टच करी हैं इसमें, और ये 3 ही मेन बातें हैं। अगर आप इन तीनों बातों को समझ लेते हैं अच्छे से, तो फिर न्यूक्लियर फिजिक्स पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आप मजे से कर पाओगे। फाइंडिंग क्यू वैल्यूज यूजिंग ट्रिक 1 एंड ट्रिक 2। ट्रिक 1 मास से संबंधित है, ट्रिक 2 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी से संबंधित है। और तीसरी बात कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर करूं तो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट से हमेशा ही ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि इससे आपको एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन का फायदा डेफिनेटली होगा। हेंस इस ट्रिक को पकड़ कर रखें, संभाल के रखें, सभी ट्रिक्स को नोट डाउन करके रखें, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.